Assalamualaikum ji, this is Amina Malik. I'm working as a relationship coach and I help women gain peace and stability in their marital relationships and within their own brains and in their parenting as well. आज की वीडियो का टॉपिक है कि थेरेपी जो होती है या इमोशनल रेगुलेशन जो होती है उसमें हमें सेशंस जो लोग क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं या कोचिंग जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है. I will try to be as much honest as I can. आई वॉन्ट से कि थेरेपी इज़ समथिंग कि आप बस इसमें एंटर हुए या आपने सेशन लिया, एक सेशन लिया और आपकी ज़िंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये चीज़ कैसे हेल्प करती है. सबसे पहले तो हम में से हम देखते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी में हमारी ज़िंदगियों में से ऐसे लोग कम होते जाते हैं जिनके साथ हम हर तरह की कोई भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं. ठीक है, हमें बात करते हुए बहुत सोचना पड़ता है. वी कैन नॉट बी वल्नरेबल. हम अपने अंदर की बातें शेयर करते हुए डर रहे होते हैं, खौफ होता है हमें और हर किसी के सामने हम हर बात कर भी नहीं सकते. इवन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो हम अपने आप से नहीं छुपाते हैं. तो हमें पता है कि जो सीक्रेट्स होते हैं उनके साथ बहुत सारी शेम अटैच होती है. शर्म की जो फीलिंग होती है एक उसके साथ अटैच होती है. तो वो चीज़ अंदर ही अंदर हमारे साथ में कैसे होता है जैसे एक बोझ की तरह चली आ रही है और वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है जिसको हम गेन कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं. उस तक पहुंचने में हमारे लिए एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकेज का काम है. तो जब हम एक कोच के साथ बात करते हैं होता ये है कि उससे हमारी वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हम समझ लें कि हम डीक्लटर कर रहे हैं अपने ब्रेन को, अपनी थॉट्स को और हम उन सीक्रेट से निजात पा रहे हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत हद तक मिजरेबल बन रही होती है. हम लाइट फील करते हैं राइट आफ्टर टेलिंग. ये मैं सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि जब हम बात बता देते हैं अपने अंदर की तमाम बातें शेयर कर देते हैं एंड वी फील कंफर्टेबल इनफ कि हम किसी बारे में भी बात कर सकें, तो उससे सबसे पहली चीज़ तो ये होती है. फिर ये होता है कि अगर लेट्स से कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिससे हम हर बात कर भी सकते हैं. जैसे बहुत सारी क्लाइंट्स, रिसेंटली वन ऑफ द क्लाइंट्स सेड that she had been talking about her problems with her siblings for 20 years of her marriage, for marital life, but they never ever could give her any solution. In fact, the more she talked about her problems, the more she would become resentful and negative about her particular relationship, about her marital relationship. और इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे बहन भाई जो होते हैं, उनकी हमारे साथ ऐसी फीलिंग्स अटैच होती हैं कि वो हमारी चीज़ों को लेके कंसर्न होते हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट हो और वो वाकई में अपना जो ड्रामा है उसको साइड पे रख के हमें वाकई में एज ए न्यूट्रल पर्सन अपनी वो विजडम वाला ओपिनियन जो है वो दे सके. अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा उनकी हमारे साथ केयर और लव अटैच होता है. तो क्या होता है कि लव और अटैचमेंट जो है वो जल्द ही केयर वो कंट्रोल में बदल जाती है. सो राइट अवे वो हमें ऐसे मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लाइक दे वुड डू एंड से एनीथिंग जस्ट टू प्रोटेक्ट अस. उनको उस इंसान जिसके बारे में जैसे अगर हम स्पाउस के बारे में शेयर कर रहे हैं तो उनको उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और ऐसा होता है. या फिर ये होता है कि इसकी ऑपोजिट चीज़ होती है कि जो पेरेंट्स का ये होता है माइंडसेट कि जैसे लेट्स से कि एक बेटी जो है वो अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात शेयर कर रही है तो या तो वो उसको फ़ौरन बचाने की कोशिश करेंगे यानी वो हस्बैंड के खिलाफ हो जाएंगे और इस तरह की कोई चीज़ होगी. या फिर ये होगा कि वो अपनी बेटी की बात को अंडरस्टैंड किए बगैर उसको ये मशवरा देंगे कि नहीं बेटा जो भी हो जाए रहना तो तुमने वहीं पे, ठीक है. और सब औरतों के साथ ये होता है कि तुम दुनिया की कोई अनोखी लड़की नहीं हो. तो दोनों सूरतों में ही ये चीज़ हेल्पफुल नहीं होती. पहली सूरत में ये होता है कि हमें कोई न्यूट्रल ओपिनियन देने वाला नहीं है. हम एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो हमारी साइड पे है, जो हमारे रिलेशनशिप की साइड पे नहीं है, ठीक है. सेकंड जो सिचुएशन है उसमें ये होता है कि हम जो बात जब करते हैं तो हम इनवैलिडेटेड महसूस करते हैं. हमें लगता है कि हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा और अनटिल अनलेस दूसरा इंसान हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता हम उसकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. वो जो उनकी सजेशन है शायद डर और खौफ के मारे और क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है हम वो कबूल ज़रूर कर लें लेकिन डीपर डाउन वो चीज़ हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है. इनफैक्ट हम और लॉन्सम फील करते हैं, हम और अकेला फील करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम इनके साथ शेयर नहीं करना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने यहीं पे गुजारा करना है. अब यहीं पे एक कोच हो तो वो क्या करता है या कोच हो लड़का हो तो वो क्या करता है. he or she will listen to you, he or she will try to understand you. वो आपको आपके जूते पहनकर आपकी जगह पे रख के अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करता है, सोचता है और उसकी फीलिंग्स जो होती है
वो आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है। ना तो वो उनको छोटा करने की कोशिश करती है कि कोई बात ही नहीं है, ना वो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जिस तरह से मैंने बताया पहले केस में, पेरेंट्स की अगर एंग्जाइटी अपनी शामिल हो जाए तो वो चीज़, अब पहले तो हम जैसे हम खुद इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज़ को कि लेट्स से कि हम किसी चीज़ को लेके अपसेट हैं और हमने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, तो क्या हुआ कि अब हमारे पेरेंट्स भी उस पर अपसेट हो गए। अब हम अपना अपसेट भूल के और उनकी अपसेट फीलिंग्स को ठीक करने में लग गए, और इसी तरह से हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। तो कोच जो होता है, बिकॉज वो आपके साथ इस तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करता है। द कोच इज़ एम्पैथेटिक, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देखता है, लेकिन वो अपना ड्रामा उसमें ऐड नहीं करता। उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि आप उसको कुछ भी बता रहे हैं तो उसको वो आराम से सुन सकता है तसल्ली से, और उसके बाद वो सोल्यूशन जो आपको देता है, वो सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि ना सिर्फ आपके लिए अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप, मतलब इन माई केस मेरी कोशिश ये होती है कि divorce would be the last thing I would say, and I can very proudly say divorce में तो बुराई नहीं है। Again, मतलब जो लोग divorce के लिए जाते हैं, definitely there are some reasons they have to go for it, they have no other option, इसीलिए ये हलाल है। मैं बार बार इस बारे में बात करती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे पास रिलेशनशिप ठीक करने के लिए आते हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उनको उनका रिलेशनशिप जो है उसको बेस्ट बनाने में और बनने में उनको हेल्प की जाए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जो हमारी इंटीमेसी होती है अपने हस्बैंड्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, और जब यहाँ पे हम अच्छा हमें मिल रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है, या जहाँ पे जब ये रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वो चीज़ हमारी पूरी लाइफ के लिए कितना ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। और यस जब लोग उस बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, अमल करना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं तो डॉक्टर के पास दिखाने से, उसकी डायग्नोसिस से हम थोड़ा सा बेहतर ज़रूर फील करते हैं कि अच्छा मुझे ये मसला है, लाइक वी बिकम लिटिल अवेयर, बट until unless we don't take that particular medicine, या हम वो precautions नहीं लेते हैं, हमें proper अफाका नहीं होता। The same goes for the coach or the counselor. I'm especially talking about the coach here. कोच की बात भी सुनने के बाद अगर आप उन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आई नो कि जब एक क्लाइंट लाइक द वॉकिंग क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे घर पे आते हैं, जब वो आती हैं एंड व्हेन दे गो बैक, दे गो विद अ डिफरेंट माइंडसेट, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ज़रूर बदल चुका होता है। एंड व्हेन दे गेट बैक टू मी इन द नेक्स्ट टाइम एंड दे टॉक अबाउट व्हाट दे एक्चुअली अचीव्ड, या उनको क्या उससे फ़ायदा हुआ, या कैसे उन्होंने जब वो चीज़ अप्लाई की, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हमारा दिमाग इट्स गोइंग टू डू द वंडर्स, लाइक ये सब कुछ ख़राब भी कर सकता है, ये सब कुछ ठीक कर सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका कंट्रोल हमारे हाथ में हमने लेना सीखा नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया, हमने इर्द गिर्द के लोगों को देखा नहीं, हम लोग ऑटो पे ऑपरेट कर रहे होते हैं कि बस जो आया, मतलब हमें लगता है कि हमारी सोचें हमारे इख्तियार में कैसे हैं, या हमारे इमोशंस हमारे इख्तियार में कैसे हैं, इवन हमारे एक्शंस भी हमारे इख्तियार में कैसे हैं। बट लेट मी टेल यू कि सब चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, और यही काम होता है जब हम एक कोच के साथ बात करते हैं, तो वो हमें ये जो इख्तियार है, ये जो हमारा अल्लाह ताला ने हमें लिया है, वो हमें वापस जो है उसको गेन करने में हेल्प करता है। तो यस, ये तो मैंने सिंपली बताया कि रिलेशनशिप कोचिंग कैसे वर्क करती है। इसके अलावा भी लाइक डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास कुछ स्किल्स नहीं होती, हम अपनी तरह से चीज़ें बेहतरीन कर रहे होते हैं, हमें इर्द गिर्द के मशवरे जिस तरह से मिल रहे होते हैं, हम उसके मुताबिक भी ठीक कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली जिसको हम ठीक समझ रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता। तो जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। डेफिनेटली रिलेशनशिप्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बट अगैन उसमें ये नहीं होता कि आप एक सेशन में आए एंड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। नो, अगर हमें कोई हमारे बिहेवियर्स, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं, तो उनको ठीक होने में भी अगर हमें इतने साल लग जाते हैं उनको ख़राब करने में, ख़राब होने में उनके, तो उनको ठीक करने के लिए हमें एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू वीक्स ज़रूर देने की ज़रूरत है। सो येस, आई होप इट हेल्प्स। फॉर मी इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग। मेरा मैं खुद, मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी अपनी लाइफ में, आई हैव सॉट दैट कोचिंग whenever, even when I came into coaching, मैं कोच बनने के बाद भी आई रिमेंबर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन थी बीच में आई जिसमें मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि सोल्यूशन क्या है, बट आई वॉज सो डाउन एंड आई नीडेड अ लिसनिंग ईयर। मुझे था कि मुझे कुछ सिर्फ सुन ले, और मैं वो लिसनिंग ईयर अपनी फैमिली में से, अपने फ्रेंड्स में से किसी को नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज आई डिडंट वांट एनीवन टू फील sorry for me and to take me to self pitying, and also seriously I didn't need solutions, I just needed to be heard. And yes, I did that, and I know कि I gained that balance afterwards, and I know कि उसी situation में से लोगों को निकलने में कितने सालों लग जाते हैं, but when we seek support at the right time, let's say कि हमें
लेट्स से कि हमें एक इमोशनल एक फिजिकल वूंड है, एक घाव है, डीप हमें कट लगा है, चोट लगी है, हम उसको अनअटेंडेडली छोड़ देते हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो व्हाट हैपन्स दैट आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती जाती है और हमारा मसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, हमें फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, ज़्यादा कोर्सेज करने पड़ते हैं क्योंकि हमने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, उसको जो केयर चाहिए थी, टेंडरनेस चाहिए थी, नहीं दी। इन द सेकेंड केस अगर हम उस चीज़ को राइट अवे जाके ट्रीट करवाते हैं तो शायद बैंडेज से ही हमें ठीक हो जाए, हल्की फुल्की पेन किलर देनी पड़े। द सेम गोज फॉर द इमोशनल वूंड्स, जब हम उनको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं कि ठीक हो जाएगा, वक्त सबसे बड़ा मरहम है, नो डाउट वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, बट until unless we don't have the right tools, until unless हम उसको वो अपनी उन चीज़ों का क्योर नहीं करते हैं, तो वही जो घाव होते हैं हमारे जज्बाती वो इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो उसको नॉर्मली गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो इमोशनल थेरेपी या इमोशनल कोचिंग जो है वो हमारी इस दौर की ज़रूरत है। पहले ज़माने में लोगों को ज़रूरत नहीं थी, दे सर्वाइव विदाउट इट, दे एक्चुअली थ्राइव विदाउट इट, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, रिश्ते मुख्तलिफ थे। अब तो सब कुछ बदल गया है, तो जहाँ सब कुछ बदला है वहाँ ये चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू सीक हेल्प एट द राइट टाइम. And yes, now after my 5 years of experience with so many clients, I can fairly say that relationship coaching is transformational. It's transformational. It can really transform you and it can help you know yourself better. It can help you reach that self-confidence. It can help you reach that point जहाँ आप अपने relationships को बहुत अच्छे तरीके से manage करने के काबिल हो जाते हैं. अब अंधेरा हो गया, मुझे वीडियो को बंद करना होगा, अदरवाइज आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों की सजेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह मुझे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम पे एक सजेशन मिली है, उस पर भी और बाकी और भी जो सजेशन मिली है मैं उन पर 1 by 1 जो है वीडियोज़ बनाती रहूँगी. आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह.